हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली के अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या हमें AEW कंपनी अंदर एक नई अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, और गाइस करंटली AEW कंपनी और WWE कंपनी इनके बीच में क्या हिट चल रही है और इन दोनों के बीच में सिचुएशन कहां तक पहुंच गई है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डायनामाइट शो होने वाला था, क्योंकि इस वीक के शो के ऊपर हमें अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए CM पंक जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे। और इतना तो कंफर्म था कि इस चीज से इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है। और गाइज हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 9.6% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 957 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1,050,000 व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक सिग्निफिकेंट जंप है। लेकिन गाइज इसी के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 13% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिलती 0.30, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली है 0.34, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी लास्ट वीक के डायनामाइट शो की तरह ही वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक CM पंक और जॉन मॉक्सली के मैच की वजह से डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ी है। और इसके साथ ही यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो की क्वार्टरली व्यूअरशिप भी सामने आई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि CM पंक और जॉन मॉक्सली का यह मैच चलने के दौरान इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 1.1 मिलियन के आसपास गई थी, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। पर सच में व्यूअरशिप देखकर काफी मजा आ गया, लेकिन देखते हैं कि क्या AEW कंपनी व्यूअरशिप आगे भी रख पाती है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मेन इवेंट के अंदर ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला था, जहां पर डेथ ट्रायंगल विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन को फेस कर रहा था। और यहाँ पर ऑजी ओपन और विल ऑस्प्रे यानी यूनाइटेड एम्पायर ने मैच जीत लिया था, जिसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर को कन्फ्रंट करने के लिए द एलीट आई थी, जिनका आगे चलकर इस टूर्नामेंट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ मैच होने वाला है। और इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया था। लेकिन गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर विल ऑस्प्रे से बातें करते हुए केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के ऊपर काफी रफ शॉट्स लिए हैं। और यहाँ पर आकर विल ऑस्प्रे से बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को लग रहा था कि विल ऑस्प्रे कभी काम नहीं कर पाएंगे, पर फाइनली विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर केनी ओमेगा शूज फील कर रहे हैं, जो देखकर ओमेगा को काफी अच्छा लगा। और ये बातें कहकर ओमेगा यहाँ जा रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि ओमेगा इस बात से चिढ़ रहे हैं कि विल ऑस्प्रे ने अपने करियर के अंदर वो सब चीजें उस एज के अंदर कर ली है जिस एज के अंदर केनी ओमेगा को पहचानता भी नहीं था, क्योंकि विल ऑस्प्रे डे इन एंड डे आउट रेसल करते हैं, सभी लेजेंड्स के खिलाफ 5 स्टार मैचेस देते हैं और ऐसे मूवमेंट्स तैयार करते हैं कि फैंस को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। और माना कि केनी ओमेगा और द एलीट जापान छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, पर इस सब के बावजूद इन्हें किंग ऑस्प्रे को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है, जो चीज दिखाती है कि विल ऑस्प्रे AEW कंपनी से बड़े हैं। जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने कही और इसी का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि ओमेगा को पता था कि विल ऑस्प्रे शांत नहीं बैठने वाले, इसलिए ओमेगा यहाँ पर बताना चाहते हैं कि विल ऑस्प्रे कह रहे हैं कि ऑस्प्रे ने ये सब चीजें ओमेगा से काफी जल्दी हासिल कर ली है, लेकिन ओमेगा ऑस्प्रे को बताना चाहते हैं कि ऑस्प्रे ने ये सब चीजें सिर्फ 3000 फैंस के सामने अचीव की है, जबकि केनी ओमेगा ने टोक्यो डोम तक सोल्ड आउट किया है। और माना कि ऑस्प्रे ओकाडा से हारे हैं, क्योंकि ओमेगा भी ओकाडा से हारे हैं, पर केनी ओमेगा ने ओकाडा को हराया भी है। और माना कि केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड को और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया है, पर यहाँ पर आया हुआ कोई भी आदमी विल ऑस्प्रे को नहीं पहचानता।
और कोई विल ऑस्प्रे के मैचेस भी याद नहीं करता। और ये ट्रूथ तो रहने वाला है कि ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को ब्लूप्रिंट दिया है, लेकिन ओमेगा को लगता है कि शायद ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को अपने शूज फिल करने के लिए कभी देने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऑस्प्रे नहीं कर पा रहे और इससे अच्छा तो ऑस्प्रे डायपर्स के अंदर ही रहते। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही, और आप समझ सकते हैं कि इन बातों से केनी ओमेगा ने यहाँ पर विल ऑस्प्रे के ऊपर काफी तगड़े शॉट्स ले लिए हैं। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर द एलीट वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर इतना बड़ा मैच होता है, तो गाइज ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। और इस मैच के अंदर जब पहली बार केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मैं सच में ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइस फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में टोनी खान WWE कंपनी के ऊपर इतने गुस्सा क्यों है और यहाँ पर टोनी खान ने WWE कंपनी को एक लीगल नोटिस क्यों भेजी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी आई है तब से AEW कंपनी और WWE कंपनी इन दोनों कंपनी के बीच में वॉर चल रही है। और पहले रेटिंग्स वॉर तो AEW कंपनी जीत ली थी, पर इसके साथ ही ट्रिपल एच की कंट्रोल के अंदर आने के बाद शायद यहाँ पर वॉर दोबारा से रीइग्नाइट हो रही है। क्योंकि गाइज मैंने आपको हाल ही में बताया था कि WWE कंपनी ने AEW कंपनी के ऐसे सुपरस्टार को रीच आउट किया था जो कि AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, और WWE कंपनी चाहती थी कि वो सुपरस्टार AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी अंदर आए, पर उस सुपरस्टार ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। जो अपडेट्स अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किए हैं तो आपको तो पता ही होगी। पर गाइस अब पॉसिबली रिवील हो चुका है कि सुपरस्टार कौन था, क्योंकि हाल फिलहाल में एक फैन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी कनेडियन सुपरस्टार्स जैसे कि सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको इनकी एक फैक्शन देखने के लिए काफी मजा आएगा। और इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी क्रिस जेरिको ने लिखा कि शायद ये प्लान्स वर्क के अंदर थे #टेम्परिंग, जिससे शायद अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्रिस जेरिको ने टेम्परिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग। और ये तभी होता है जब कोई सुपरस्टार किसी कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और कोई दूसरी कंपनी आकर उस सुपरस्टार को रीच करती है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग। और जेरिको ने हैशटैग इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर वो जेरिको ही थे जिन्हें की WWE कंपनी AEW कंपनी से निकालकर दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर लाना चाहती थी। और जेरिको ने बातें एक ट्वीट कर एकदम इनडायरेक्टली बताई है। और गाइज इसी को लेकर AEW कंपनी के बैकस्टेज में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान काफी गुस्सा थे। और टोनी खान यहाँ पर इस चीज से इतनी गुस्सा थे कि यहाँ पर टोनी खान ने अपनी तरफ से WWE कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि स्टेफनी मैकमैन और निक खान इन दोनों को अपनी तरफ से एक ईमेल सेंड कर दिया है कि स्टेफनी मैकमैन और निक खान इन दोनों के लिए पहली वार्निंग थी कि वो AEW कंपनी के सुपरस्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग ना करे। और इस बार तो टोनी खान सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर WWE कंपनी AEW कंपनी के सुपरस्टार के साथ रीच आउट करने की कोशिश करती है और कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग करती है, तो शायद अगली बार टोनी खान WWE कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजकर WWE कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस भी कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने बताई, जो अपडेट हाल फिलहाल में सामने आ रही है कि टोनी खान ने निक खान और स्टेफनी मैकमैन इन दोनों को इस तरह का वार्निंग ईमेल भेज दिया है। और इससे टोनी खान काफी ज्यादा गुस्सा है कि WWE कंपनी AEW कंपनी के ऐसे स्टार्स को कॉन्टैक्ट कर रही है जो कि ऑलरेडी AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है तो WWE कंपनी को ऐसे सुपरस्टार कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए था जो कि AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गाइस इससे WWE कंपनी लीगल बैटल के अंदर फंस सकती है और ये चीज किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से WWE कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और प्रोबेबली अगली बार से WWE कंपनी मोर केयरफुल हो सकती है। और ये कुछ ड्रामा हाल फिलहाल में WWE और AEW कंपनी के बीच में हुआ है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली ने AEW कंपनी की अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है। तो क्या इसके बाद हमें AEW कंपनी के अंदर एक नई अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है या नहीं? तो गाइज अगर आपने इससे पहले रेसलिंग इंडस्ट्री को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि जब कोई सुपरस्टार 2 चैंपियनशिप जीत जाता है तो आगे चलकर सुपरस्टार उन दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाई कर देता है और नई एक चैंपियनशिप बनती है, जैसा कि ब्रॉक लेसनर ने 2015 के अंदर किया था। और जब रोमन रेंस WWE कंपनी के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे, तो तब भी यहाँ पर ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि शायद हमें एक यूनिफाइड चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है। पर गाइस WWE कंपनी अंदर कोई यूनिफाइड चैंपियनशिप नहीं आई, बल्कि यहाँ पर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों ही कैरी कर रहे हैं। पर करंटली अब AEW कंपनी अंदर जॉन मॉक्सली भी अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं। इसलिए यहाँ पर सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी अंदर एक नई अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है या नहीं।
और अगर ये चैंपियनशिप आने वाली है तो इस चैंपियनशिप का डिजाइन कैसा होगा, जो सभी चीजें हाल फिलहाल में फैंस जानना चाहते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक AEW कंपनी अंदर नई अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई कि क्या हमें AEW कंपनी अंदर नई अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है या नहीं। और गाइज मोस्टली यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि AEW कंपनी अंदर नई अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं आने वाली। शायद हमें जॉन मॉक्सली यहाँ पर दोनों ही चैंपियनशिप कैरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर क्या पता यहाँ पर जॉन मॉक्सली इवेंचुअली एक चैंपियनशिप ड्रॉप कर दे और एक ही चैंपियनशिप कैरी करे। पर करंटली तो AEW कंपनी का अपनी कंपनी के अंदर नया अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप लाने का कोई भी प्लान नहीं है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मेरे हिसाब से AEW कंपनी को जॉन मॉक्सली को अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर एक बढ़िया डिजाइन का टाइटल देना चाहिए, जैसे कि हमने TNT चैंपियनशिप के केस के अंदर देखा था। लेकिन उससे देखा जाए तो फिर एक बार चैंपियनशिप की प्रेस्टीज कम होती है, इसलिए मेरे हिसाब से AEW कंपनी करंटली जो कर रही है वो ठीक ही है। पर गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?